हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं चंदन कुमार सैनी मैथ मेकर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिक सेक्शन, ए टू जेड अर्थमेटिक सेक्शन देखने वाले हैं। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस सबको हम लोग इसमें लेने वाले हैं। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गणित होता क्या है, गणित की उत्पत्ति कैसे हुआ है। गणित यानी मैथमेटिक्स ना, गणित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स बोलते हैं। और मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो मैथ्स होता है। क्या होता है? मैथ्स होता है। और वही बात कर हम लोग मैथ्स में कौन कौन चीज से बना हुआ है, तो MATHSH से बना हुआ है। तो मैथ्स में एम फॉर क्या होता है? माइंड होता है, जिसका मतलब क्या होता है? दिमाग होता है। ए फॉर क्या होता है? एरिएंट होता है, जिसका मतलब फ्रेम होता है। टी फॉर की बात करें हम लोग तो क्या होता है? टाइम होता है, जिसका मतलब क्या होता है? समय होता है। और एच फॉर बात करें तो क्या होता है? हेल्प होता है, यानी सहायता होता है। या वही बात करें हम लोग एस फॉर क्या होता है? स्टडी होता है, जिसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। अर्थात गणित वह विषय है जिसमें प्रेम से दिमाग लगाकर किसी व्यक्ति या किसी के भी सहायता से अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गणित हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं गणित के मुख्य भाग क्या क्या है, गणित को कितने भागों में हम लोग बांटे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गणित। तो 8 टाइप्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में दिया गया अंकगणित, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग सारे को चैप्टर को कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है, और दूसरे में हम लोग का है बीजगणित, जिसे हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। अर्थगणित को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक्स बोलते हैं, अरिथमेटिक्स। और वही बीजगणित को क्या बोलते हैं? तो अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 3 नंबर में है नियामक ज्यामिति, जिसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, और बात करें तो इसको मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं, स्टैटिक्स। और इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्री बोलते हैं, जियोमेट्री। और इसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता को पॉसिबिलिटी बोलते हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक है, इस सब चैप्टर को हम लोग एक करके पूरा विस्तार से देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लीजिए कि हम लोग क्या चलन करने वाले हैं। अर्थगणित, अर्थमेटिक्स बोलते हैं जिसको, अंक गणित हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अंक गणित होता क्या है। गणित की वह शाखा, गणित की वह ब्रांच, शाखा, जिसमें हम संख्याओं और उससे संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? अंक गणित बोलते हैं। जिसमें हम लोग सिर्फ अंक पर ही ध्यान देंगे। इस अंक गणित में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे? 0 से लेकर 9 तक जो संख्या है उसी को हम लोग अंक बोलते हैं, और उसी से रिलेटेड इसमें पढ़ने वाले हैं। अंक मतलब क्या? अंक गणित का मतलब क्या? जो अंक पर ही आधारित हो। इसमें हम लोग ABCD सब नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी में सिर्फ अंक पढ़ने वाले हैं। ABCD टाइप का रहता है, जो उसमें हम लोग अलजेब्रा में इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। संख्या, संख्या किसे कहते हैं? मान लेते हैं कि एक मान लेते 14 है, 15 है, ये सब क्या है? संख्या है। ये किसी ना किसी नंबर से बना हुआ है, डिजिट से बना हुआ है, अंक से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए नंबर किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक के अंकों के प्रयोग से ही दुनिया के समस्त संख्याएं, दुनिया के समस्त संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि 2004 हो गया, 700, मतलब कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग को 2019 से लिखना है, क्या लिखेंगे? इसमें अंक है, ये सब क्या है? अंक है। इसमें हम लोग इसी को क्या कहते हैं? इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक और हजार नंबर पर अंक। इकाई अंक हम लोग को चैप्टर में पढ़ना होगा, तो आगे चल के हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे या नहीं तो सेपरेट वीडियो बनाकर हम लोग पढ़ेंगे। इकाई अंक, दहाई अंक, इस सब से इसको क्या करते हैं? एक फेस वैल्यू होता है। ठीक है, और एक क्या होता है? और एक अंकीय मान होता है, और एक जातीय मान होता है। इसमें फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू होता है, PLSC, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इस सब में बताते हैं कि 2019 में फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू का मतलब जो अंक पर, जो सा स्थान पर वो अंक स्थान। जैसे कि दहाई अंक, इसका मतलब एक का कौन सा प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो इसका एक का प्लेस वैल्यू क्या है? एक आए वो 0 दे देंगे, ये 10 हो गया, ये क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया। लेकिन वही अगर एक का फेस वैल्यू की बात करें तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा? एक ही हो जाएगा। जो अंक है, जितना अंक है उसका फेस वैल्यू क्या होता है? उतना ही होता है, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू जो स्थान पर होता है वो प्लेस वैल्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर।
संख्या के प्रकार कितने प्रकार के? संख्या मूल रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो वास्तविक संख्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो काल्पनिक संख्या होते हैं, जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, एक परिमेय संख्या और दूसरे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसमें परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो रूट में होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। वही बात करें हम लोग काल्पनिक संख्या, जो अंदर में √-1 हो, जैसे कि रूट के अंदर माइनस आ गया, वो कल्पना में सिर्फ व्यक्त करेंगे हम लोग, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या इसको नाम दिया गया है। इसको हम लोग 11th में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का प्रकार, कितने प्रकार के वास्तविक संख्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है हम लोग का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या कितना होता है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, तरफ बढ़ते चला जाएगा आगे तक, ये सब क्या हो? नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर उसके बाद में आता है। दूसरे के नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? अगर नेचुरल नंबर में हम लोग अगर 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो नेचुरल नंबर हो जाता है। अगर नेचुरल नंबर है, इसमें हम लोग 0 को भी एक शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। उसके बाद इवन नंबर आता है, जिसको हम लोग 2m के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? या हम लोग बोलते हैं कि 2 से पूरी भाग लग जाए, उसी संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग 2 से पूरी भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग 2m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 1 से कटे या वो अपने आप से कटे, वो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर बात करें तो ये सब के सब क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन ये 0 ही ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और साथ में क्या है? इवन नंबर भी है, ठीक है। 2 को बोल रहे हैं, 2 ही ऐसा संख्या है जो क्या है? प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, एकलौता यही है। और उसके बाद में आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? बताइए, बोलिए। ऐसी संख्या है जो अगर पूरी संख्या में से अगर प्राइम नंबर को हम निकाल लेते हैं तो क्या बोलता है? कंपोजिट नंबर बोलता है, बचता है। जैसे कि कंपोजिट नंबर में बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसके बाद इंटीजर आता है, जो संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि 4 -4 हो गया, +4 हो गया, सब क्या है? इंटीजर है। 0 हो गया, -1 मतलब प्लस और माइनस और न्यूट्रल हो गए, सब के सब क्या है? इंटीजर है। अगर हम लोग होल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है। उसके बाद में रेशनल नंबर आ जाता है, जिसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर की बात करें यानी अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू जहां 0 हो, या ये भी बोल सकते हैं कि परिमेय जितना भी संख्या है उसमें से हम लोग परिमेय संख्या को निकाल लेते हैं, जो बच जाता है संख्या उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। जैसे कि इरेशनल नंबर का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं तो रूट के अंदर 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर का ही एग्जांपल है। चलिए इसको हम सबको बारी बारी से विस्तार से सबको देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर की संख्या दिए हुए। क्या दिए हुए? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। देख लीजिए आप लोग, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या बोलते हैं। प्लस ये भी बात है, इसे हम 2m के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे 2m के रूप में लिखा जा सकता है उसे भी हम क्या कहते हैं? सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या के अगर एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं तो -2 0 2 4 8, मतलब कोई भी ऐसा संख्या हो जाएगा जो 2 से हम लोग भाग दे सकते हैं और 2m के रूप में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? सबके सब संख्या सम संख्या हो जाएगा। उसके बाद में आता है विषम नंबर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। इसे 2m + 1 के रूप में हम लोग लिखते हैं। देखिए अगर m के जगह पर हम लोग 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 0 + 1 यानी 1 है।
यानी सबसे छोटी अगर बात करें सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा तो 1 होगा, ठीक है। और आगे तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें हम लोग नेगेटिव भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, नेगेटिव भी आ सकता है, सबसे छोटी ही नहीं हुआ, ठीक है। अब सब आता है जिसे 2m+1 के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है, और नंबर बोलते हैं। और 2 से भाग नहीं लगना चाहिए पूरी पूरी, क्या कोई भी अगर संख्या n दिया हुआ उसमें 2 से पूरी पूरी भाग ना लगे तो उसे क्या कहते हैं, बोलिए, विषम संख्या ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभाज्य या रूट संख्या जिसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं वो क्या है। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एक और संख्या के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, क्या, जैसे कि देखिए 2 का भी फैक्टर करते हैं 1 और 2 होता है, इसका भी फैक्टर करते हैं तो क्या होता है 1 और 3 ही होगा, दूसरा कोनो नहीं होने वाला है। यानी इस संख्या जो है अपने आप से कटेगा या नहीं तो 1 से कटेगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर वही बात कर ले हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या बोलते हैं जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्या होता है, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए, भाज्य या यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, ये सब क्या है, बोलिए, तो कंपोजिट नंबर है। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी सारी संख्याएं जो जिसमें से हम लोग क्या करते हैं प्राइम नंबर को घटा लेते हैं, क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर बच जाता है। जैसे प्राइम नंबर इसमें से घटा लीजिए, मान लेते संख्या कितना है, हम लोग लिख लेते हैं संख्या 0 1 2 3 4 आगे तक हम लोग लिख लेते हैं 5 6 7 भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं। और इसमें से हम लोग अभाज्य संख्या को घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, बोलिए, 2 है, 3 है, एक और 0 को तो ले ही नहीं करेंगे, इसे भी बच गया कौन, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, तो इसमें से कौन बच रहा है हमको, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, देख रहे हैं ना। यानी यही बोल सकते हैं कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी पूरी जो संख्या से भाग लग जाता है, किसी भी संख्या से भाग लग जाए, उसका फैक्टर निकल जाए, 1 से अधिक निकल जाए, क्या, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या से पहले पॉजिटिव धन या ऋण चिन्ह लगाने पर बनी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या है, मान लेते हैं कि जेड है, इसे जेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूर्ण संख्या क्या है, बोलिए, 0 1 2 और आगे तक जितना भी दिया गया सब पूर्ण संख्या, लेकिन इसके पहले प्लस और माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बोलिए, पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, जिससे हम लोग क्या प्लस माइनस जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, -1 2 -2 5 7 etc जो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, बोलिए, पेन चेंज कर लेते हैं यहीं पे आप लोग। चलिए ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जो p/q का रूप का हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिससे हम लोग q को q से डिनोट करते हैं। और q कहाँ से लिया गया था, कोसेंट से लिया गया है। q कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी अक्षर के कोसेंट से लिया गया है। नोट, एगो आपको याद रखने वाली बात है इसमें, परिमेय संख्याओं को भिन्न भी कहा जाता है। यानी p/q के रूप में है तो इसे हम x/y के रूप में भी लिख सकते हैं। भिन्न क्या होता है, जो बटा में संख्या होता है उसे क्या होता है, हम लोग भिन्न बोलते हैं। भिन्न भी 2 प्रकार का होता है, आगे हम लोग देखेंगे। अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ रहे हैं, परिमेय संख्या नहीं होती उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बताइए, रूट में तो √4 है, तो क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसका जो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या रूट में आता है, लेकिन ये परिमेय संख्या कैसे, इसका रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसे हम लोग p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये p/q का फॉर्म हो गया कि नहीं, बोलिए। जिसे अपरिमेय संख्या के यहाँ पर हो गया √29 हो गया, 1/√2 हो गया, सब क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है।
और उसके बाद में आता है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 15 आपको 16 दिया गया, इसका मौसा क्या है, मौसा बोलती है HCF क्या है, 1 है, इसलिए क्या हो गया, बोलिए सहअभाज्य संख्या हो गया। जैसे 2 3 5 दिया गया है, इस संख्याओं का HCF क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए क्या हो गया, एक को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सबका सिंबल देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हम। इसको क्या, इसका सिंबल क्या है, एन से इसको डिनोट करते हैं। तो एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे चले जाएंगे। उसके बाद में होल नंबर आता है। होल नंबर क्या है, इसमें हम लोग जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको सब याद ही हो जाए। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, बताइए पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसे प्लस माइनस, प्लस और माइनस से भी इंटीजर है, पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसको प्लस माइनस क्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और होल नंबर में अगर प्लस माइनस हम लोग लगाते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 0। ये तो प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 0 तो इस भाई ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसके सामने लगाया जाए ना लगाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या तो जानते ही हैं आप लोग, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे वास्तविक संख्या में जितना भी संख्या है वो सब हो जाता है, जैसे कि 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ये सब क्या है, और भी जितना संख्या बोलता है वो सब क्या है, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या हो जाता है। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर बोलते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बताइए बोलिए, वास्तविक संख्या जो रियल ही हो, इसमें बाटा वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या रियल नंबर में बाटा वाला नहीं आता। ठीक, ये आपको परिमेय संख्या का सब एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसमें रियल नंबर होना चाहिए, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 ये सब होता है, वो सब क्या होता है, वास्तविक संख्या हो जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या हम लोग बताए थे, कंफ्यूज हो रहा है आप, देखिए वास्तविक संख्या कहाँ है इसमें, नहीं आ रहा, चलिए यहीं पे हम लोग से ना, यहाँ देखिए ये सब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, चलिए ये सब जितना भी है ये तो होबे करेगा। और प्लस में √3 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 √10 हो गया, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ये दोनों को मिलाने से जो बना होता संख्या होता है उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो भी होता है। और ये वाला में p/q नहीं हो वो हो जाएगा, दोनों वास्तविक संख्या में दोनों हो जाएगा मिला के। ठीक है, अब कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, हम भी इसमें मिस हो गए थे, माइंड में नहीं आया था कहने का मतलब। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर क्या होता है, संख्याओं का गुणधर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कौन में विनिमय नियम, कौन में विनिमय नियम क्या कहता है, तो जिसे हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिव लॉ बोलते हैं। जैसे अगर योग के लिए देखें, जोड़ के लिए, एडिशन के लिए हम लोग देखें, एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए जैसे कि a + b + a दोनों का मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो कम्युनिकेटिव लॉ को क्या करता है, फुलफिल करता है। और वही हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो a × b = b × a होना चाहिए। तो ये क्या होगा, एक गुणधर्म हमको कम्युनिकेटिव लॉ है जो फुलफिल करेगा। उसके बाद में आता है एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य का नियम जिसे बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, सहचर्य का नियम बोलते हैं, जिसे एसोसिएटिव लॉ के नाम से हम जानते हैं। अगर योग के लिए हो तो a + b को अलग लिख लेंगे जोड़ के, आप प्लस में उसमें c जोड़ते हैं, तो a आप प्लस में अलग से b + c को जोड़ के अगर देखते हैं तो बराबर होता है। तो ये सब अगर बराबर होता है तो क्या होता है, ये एडिशन के लिए उसको फुलफिल करता है, योग के नियम के लिए लागू होता है।
है वही अगर मल्टीप्लिकेशन बात करें गुना के लिए तो a इंटू बी गुना कर देंगे पहले और उसके बाद में c से गुना करेंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है। उसके बाद में लिखेंगे a से b इंटू सी को अलग गुना कर देंगे, उसको a से गुना करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। और दोनों बराबर होता है तो क्या हो मल्टीप्लिकेशन का नियम को भी फुलफिल करता है, तो उसे क्या कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फुलफिल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे वितरण का नियम बोलते हैं। ये सब आपको 8 या 9th में पढ़ना होगा। ठीक है, 8 में शायद होगा, लेकिन हम इसमें पूरा कवर कर रहे हैं इसलिए आपको विस्तार से बता रहे हैं। वितरण या बंटन नियम बोलते हैं, बंटन का नियम यानी बांटने वाला लॉ, जिसमें ए और कोष्ट में इंटू में बी और सी दिया है, यानी ए को सबको बांट देंगे, यानी ए इंटू बी और प्लस में ए इंटू सी हो जाएगा। अगर मानते हैं कि ए प्लस बी अलग आपको दिया गया है और सी से उसको गुणा करना है, यानी बांट देंगे सबको बारी बारी से बांट देंगे, तो ए सी या प्लस में बी सी हो जाएगा। यही आपको क्या करता है वितरण का नियम कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको यहाँ पर अगर 2 दिया गया है और अंदर में आपको 7 प्लस 10 दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 17 गुना 34, लेकिन आपको नियम से चलना है तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नियम फॉलो कर रहा है तो 7 दूनी 14 प्लस में 10 दूनी 20, यानी दोनों को बांट दिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 इस नियम के हिसाब से। इसको जब मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन को हल करते हैं क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को, तो उस समय में इसको नियम को उपयोग में हम लोग लाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे उस पर बहुत सारे देखेंगे क्वेश्चन को हम। सबसे अब आता है योगात्मक प्रतिलोम या योग का प्रतिनियम अवयव, जिसे इनवर्स ऑफ एडिशन बोलते हैं। इनवर्स ऑफ एडिशन बोलते हैं, जिसे एक में देखिए संख्या ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -a हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसा संख्या जिसमें हम लोग जोड़े तो 0 हो जाए, जैसे कि 2 है, इसमें क्या जोड़े ये 0 हो जाए, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे -2, यानी दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाए 0 हो जा रहा है। अतः इसी को क्या कहेंगे, यानी 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है -2 होगा। ठीक है, जैसे संख्या ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा ए हो जाएगा, -a का योगात्मक प्रतिलोम +a हो जाएगा। क्यों, अर्थात निगेटिव को पॉजिटिव तथा पॉजिटिव को निगेटिव में हम लोग बदल देते हैं। वीडियो बनावे तो कभी फोन कर अपना हाँ काटना चलिए, योगात्मक प्रतिलोम भी आप लोग समझ चुके होंगे, इनवर्स ऑफ एडिशन जिसे बोलते हैं। थोड़ा वीडियो फोन आ गया था उसको हम लोग चले गए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम या गुणा का नियम जिसे बोलते हैं प्रतीक अवयव, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है a/a होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई संख्या दिया गया है, मान लेते हैं कोई 2 संख्या दिया है, उसको हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी उसका इनवर्स से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए। यानी इसमें क्या संख्या से गुणा करें हम लोग, इसमें कौन सा संख्या से गुणा करें पूरा, तो 1/2 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इससे a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए संख्या a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है b/a हो जाता है। क्यों बोलिए ये क्यों होता है, क्योंकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं a/b इंटू b/a तो इसका 1 आना चाहिए। ठीक है, कट छाट के, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अगर मान लेते हैं कि हमको देगा कोई 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 5/2 होगा। ठीक है, क्यों, अंश को हम लोग हर में बदल देते हैं और हर को अंश में बदल देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है आइडेंटिटी इन मेन, यानी तत्समक अवयव बोलते हैं योग में, यानी उस संख्या में क्या जोड़े,
कि वो संख्या हुआ ही रह जाना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर योग में बात करें तो हम लोग जीरो से जोड़ेंगे, संख्या में क्या जोड़े कि वही रह जाना चाहिए, a प्लस जीरो या जीरो प्लस a बराबर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, वही संख्या खुद आ जाना चाहिए। इसे एडिशन के लिए, गुणात्मक के लिए क्या होना चाहिए, संख्या वही रह जाना चाहिए, यानी एक से गुना करेंगे तो संख्या क्या होगा, आइडेंटिटी इसके लिए क्या होगा, वन ही है, उसमें वही रह जाएगा। फिर अगर उसमें वन इंटू ए कर रहे हैं तो वही रह जाना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, तो समय को इसी को बोलते हैं। चलिए संख्या रेखा देख लीजिए, ये तो बहुत सिंपल है। अगर किसी भी संख्या को अगर सरल रेखा में हमको दर्शाना है तो क्या करेंगे, जीरो को बीच में ले लेंगे और बाएं तरफ देखेंगे तो नेगेटिव संख्या है, दाहिने तरफ देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, इधर देखेंगे तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। और बीच में हम लोग शून्य को ले लेते हैं, यही बात इसमें लिखा गया है। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम लोग पढ़ के सुना देते हैं। जिस सरल रेखा पर परिमित संख्या को दर्शाते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। इस संख्या रेखा का मध्य में जीरो को लेते हैं और इसके बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या को लेते हैं, दाहिने तरफ धनात्मक संख्या को लेते हैं, बस हो गया। लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए संख्या रेखा पर रूट 5 को दर्शाइए, जैसे क्लास 10th में बताया गया, रूट 5 को दर्शाइए, ये तो भाई संख्या रेखा पर नंबर को दर्शाने के लिए, तो रूट 5 क्या है, काल्पनिक नंबर है, ये काल्पना में ही इसको व्यक्त करते हैं, तो काल्पनिक नंबर है। इसको भी दर्शाने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए आप लोग, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ मानते हैं कि जीरो है, यहाँ मानते हैं कि 2 है, और यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्या है 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक देखे तो कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। अब ये तो रूट 5 हो गया, तो इसी पर हम लोग प्रकार के सहायता से क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, और जहां पर काटता है उसी को क्या कहते हैं, रूट 5 कहते हैं। संख्या रेखा पर रूट 5 को इसी से दर्शाते हैं। जो मैट्रिक क्लास में पढ़िएगा आप लोग तब इस तरह का देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग बता देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सब है, इसको आप लोग माइंड में मेमोराइज कीजिएगा, याद कीजिएगा या लिख भी लीजिएगा, ठीक है। दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्याएं होती है, दो परमेय संख्या है उसके बीच में अनगिनत परमेय संख्या निकालते हैं। इसका परमेय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना हो बहुत सारे, तो लिखते हैं a प्लस एन बी बाई n प्लस 1 लिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फॉर्मूला होता है उसका निकालने का। इसमें क्लास 10th में इसको पढ़ना है। दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्याएं होती है। उसके बाद दूसरा का फैक्ट देख लीजिए, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, सही बात है, एक है जो किसी भी संख्या का फैक्ट होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 ही है, इसका फैक्टर क्या है, एक है, एक 2 है, स्वयं है। ये किसी भी संख्या का मान लेते हैं कि 12 ही है, इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस सबसे ही भाग लग जाने वाला है, लग जाना भाई, सब इसका फैक्टर है, लेकिन एक भी क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। 0 एक उदासीन संख्या है, यह क्या है, नहीं तो निगेटिव ही है नहीं तो पॉजिटिव ही है, ठीक। 0 एक परमेय संख्या भी है, 0 क्या है, परमेय संख्या है, इसको हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/15 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 बटा कुछ भी लिख सकते हैं, भाग देंगे कोई भी संख्या से तो 0 ही हो जाएगा, इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि 0 भी क्या है, परमेय संख्या है। और उसके बाद में देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, देखिए इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब भी है। तो इसमें 0 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी प्राकृतिक संख्या है क्या है, पूर्ण संख्या तो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा का देखिए, 2 एक मात्र सम आभाज्य संख्या है, देख लीजिए आप, 2 है, ये मात्र एक अकेले सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा सभी अभाज्य संख्या जितने भी हो क्या हो, विषम संख्या होती है, देखना लीजिए, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, मानते हैं, तो ये क्या है, ये इवन भी है, अभाज्य संख्या भी है, लेकिन ये सब क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। उसके बाद देखिए, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होता है, सही बात है, जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब क्या है, परमेय संख्या का पार्ट ही है, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही कहता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाने से बनी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद में आता है शांत और अशांत।
जानते हैं आप लोग, शांत या सीमित दशमलव प्रसार जिसे बोलते हैं, टर्मिनेटिव बोलते हैं, जिसको भाग दे किसी संख्या से और पूरी पूरी भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, शांत बोलते हैं। दशमलव में भी जाए तो क्या है, शांत होता है। और जो भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, अशांत बोलते हैं। इसको हम समझा देते हैं। वो जब परिमेय संख्या को भाग देने पर दशमलव रूप में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उस समय वो क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसका शेष क्या होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1/2 है तो इसको 0.5 आ गया, 7/8 है तो इसको देखिए 0.875 हो गया, और 1/4 है तो 0.25 हो गया। ये सब क्या है, शांत हो गया। ठीक है, और वही अशांत रहता तो कटवे नहीं करता। जैसे कि देख लीजिए आगे के एग्जांपल में बताएंगे। अशांत या असीमित दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग इसमें इसको बोलते हैं। जब परिमेय संख्या को भाग देने पर दशमलव रूप में पूर्ण रूप से भाग न लगे तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत असीमित दशमलव प्रसार बोलते हैं। इसका शेष शून्य नहीं होता है। जैसे कि 1/3 है तो जिसे रेकरिंग पड़ जाएगा, इसको हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। यानी कटवे नहीं करेगा, बार बार इस संख्या आते जाएगा। कितनों बार लिखेंगे तो ये सब संख्या हो, यही संख्या आते जाएगा। वही π/7 है, क्या है, 22/7 है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाई बोलते हैं। पाई का मान क्या होता है, ये भी हम लोगों को अशांत ही होता है। इसको भी लिखते जाएंगे, कितनों अंक तक लिखे जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक, भाग देंगे तो। और शांत दशमलव को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, तो अवसानी भी बोलते हैं या अनावर्ती भी बोलते हैं। इस शांत का ही नाम है दशमलव प्रसार में। और अशांत दशमलव प्रसार को अनवसानी भी बोलते हैं या आवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बिना भाग दिए अगर शांत अशांत जातना है तो हम लोग क्या करेंगे, यदि किसी परिमेय संख्या को बिना भाग दिए ही शांत अथवा अशांत हमको चेक करना हो तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। संख्या के हर है उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद में स्टेप 2 में हम लोग करेंगे जो गुणनखंड है उसमें देखेंगे 2 और 5 है कि नहीं। अगर 2 और 5 होगा तो संख्या क्या होगा, शांत होगा अथवा अशांत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, या इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम क्या कहलाता है। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है। जैसे कि कोई संख्या है 2 है, इसको हम बीच में 5 दिया है तो इसको 2 मरतबा हम लोग भाग देते हैं और लिखते हैं 4, इसमें 1 आ जाता है। तो हम लोग 5 लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 × 2 + 1 करते हैं तब ना 5 होता है। बताइए, होता है कि नहीं। उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे यहाँ ए बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। आर बराबर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्यू क्या होगा, कोशेंट हो गया। बी क्या हो गया है, ये डिविडेंट हो गया। ई क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसके प्रयोग से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला के प्रयोग से एचसीएफ अगर निकालना होगा 10th क्लास में हम लोग पढ़ना है। अगर उसमें एचसीएफ निकालना है तो हम लोग इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय उसमें पढ़ना है। ठीक है, यही प्रमेय कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसन निकालने का तरीका क्या है। दिए गए संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम लोग सजा लेते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है, यह प्रक्रिया को जब तक हम लोग अपनाते हैं जब तक कि शेष शून्य न हो जाए। क्या करते हैं, शेष शून्य न हो जाए। जब शेष शून्य हो जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। जब शेष शून्य हो जाता है तो उसका उस स्थिति में भाजक यानी जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिएगा, आगे तक बताएंगे आप लोग, चाहे अभी बताते हैं। जैसे मानते हैं कि वो 14 संख्या है, एगो 3 संख्या दिया हो, 3 संख्या है तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करें, 3 × 4 और +2 लिखेंगे। बोलिए, अब यहाँ से हम इसको लेके आएंगे 4 को यहाँ पर, और अब लिखेंगे 2 को यहाँ, रिमाइंडर को यहाँ से लाएंगे, 2 × 2 + 0। अब 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि इसका एचसीएफ कौन सा हो जाएगा। बोलिए बोलिए, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका। इसका एचसीएफ 2 है जो है आया है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड में शामिल सबसे कम घात वाले संख्याओं के गुणनफल को हम लोग मौसा कहते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर बात करें, ये आपको दिया गया है, मान लेते हैं 12 दिया गया और एक 16 दिया गया है, ये सिर्फ हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 2
इंटू 3, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तब 4 हो गया, 4 3 12, इसको 2 के पावर कितना हो जाएगा बोलिए 4 हो जाएगा। इसमें क्या क्या कहा गया, 2 या 2 में से अधिक संख्याओं के गुणनखंड में शामिल सबसे कम घात वाला कौन है, ये है 2 के पावर 2, और इसमें 2 के पावर 2 होगा, इसलिए क्या कहेंगे 2 के पावर 2 ही क्या है इसका 2 के पावर 2 ही क्या है इसका HCF है, ठीक है, यानी 4 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। यदि गुणनखंड में शामिल किसी अंक का घात समान हो, जिसे मान लेते हैं कि गुणनखंड में करते हैं, जिससे कि मान लेते हैं एगो 12 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम लोग 4 ही ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, इसको अगर तोड़े हम लोग 2 के पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा, और इसको 2 के पावर 2 ही होगा। इसमें क्या है, यदि गुणनखंड में शामिल किसी अंक का घात समान हो जाए तो कोई भी एक अंक को ले लेते हैं, बस इसी को हम लोग ले लेते हैं, यही क्या हो गया HCF हो गया हमारा, ठीक है, समझे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। एलसीएम क्या होता है, देखिए 2 या 2 से अधिक एवं अधिक संख्याओं के गुणनखंड में बड़े घात वाले संख्याओं के गुणनफल को हम लोग लसा कहते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि वो उसी को लेते हैं हम लोग 12 को लेते हैं और 16 को लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है आपको 2 के पावर 2 गुणे 3 और इसमें 2 के पावर 4। देखिए 2 संख्याओं में अधिक एवं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनखंड में बड़े घात वाले संख्याओं के गुणनखंड को हम लोग लसा कहते हैं। इसमें कुछ नहीं था, 3 के पावर 0 लिख देते, 3 के पावर 1 है, इसमें बड़े वाला को लेना है हमको, यानी इसको और इसको लेना है, तो 16 ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यही हम लोग का 48 क्या है HCF हो गया हम लोग, ठीक है, समझ रहे हैं। छोटी किसी भी संख्या में 0 से 3 के पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें बड़ी वाली संख्या को हम ले लिए, छोटी वाली संख्या को छोड़ दिए दोनों तरफ, ठीक है, यही हमारा LCF हो गया। और एक और बात जान जाइए आप लोग, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को क्या कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं मसा और लसा में संबंध क्या होता है उसको देखते हैं। जब 2 संख्या हो तो HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बहुत ही आसान है। जब 2 संख्या हो, जैसे कि मान लेते हैं आपको HCF किसी संख्या का आपको मान लेते हैं 2 संख्या दिया है, 16 दिया गया है और क्या दिया गया है और 18 दिया गया, 16 और मान लेते हैं 12 दिया गया, ठीक है। इसके HCF कितना हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा और LCM कितना हो जाएगा बोलिए, तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो वही हमको बात करेगा कि इस फॉर्मूला पर दर्शाने के लिए कोई भी एक संख्या दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि मान लेते हैं कि बताइए कि आप इसका HCF कितना हो जाएगा, LCM दिया रहेगा, तो लिख देंगे AX गुने 48 बराबर 16 गुने 12, 16 3 48, 3 से काटेंगे 4 मतलब यानी X बराबर कितना हो 4, यानी HCF का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया। जांचने के लिए बात कर रहे हैं हम, समझे। वही अगर बात करें एलसीएम निकालने के लिए, संख्या क्या हो 2 से अधिक हो, जब संख्या 2 से अधिक दिया गया हो तो उस स्थिति में क्या होता है HCF के पावर n-1, जो वो संख्या है उसमें से एगो कम कर देंगे, जो वो संख्या होगा और गुणे LCM करेंगे और संख्याओं को गुणनफल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या 3 को दिया हुआ है, 3 संख्या कौन कौन दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 8 दिया है, बहुत छोटा छोटा सा संख्या ले रहा है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखिए। और संख्या कितना 3, तो 3 के पावर -1 करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, गुने LCM कितना हो जाएगा बोलिए, LCM इसका निकाले तो कितना हो जाएगा 8 3 24, LCM 24 हो जाएगा, बराबर संख्याओं गुणनफल बराबर आना चाहिए, तो 4 गुने 6 गुने 8 हो जाना चाहिए। कोई भी वो कम पूछेगा हमसे निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 चौका 96, इसको देखिए तो कितना हो जाएगा 8 से 48, 8 चौका 32, कितना 96, तो यहाँ तो गलती हो जा रहा है भाई, फॉर्मूला में कोई फॉल्ट आ गया क्या, HCF n-1 इंटू LCM कितना होना चाहिए, चलिए इसको चेक करके बाद में बता देंगे आपको, ये फॉर्मूला सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, अभी इस पर तो एग्जाम्पल बिठा था तो नहीं उठ रहा है, 16 24 ठीक है, 24 चौका 96, जो 24 28 है ना,
चलिए इसको जांच के बताएंगे हम आपको, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर का परमेकरण करना तो बहुत ही आसान होता है। जब किसी संख्या के का जो हर होता है और परमेय संख्या होता है, उसे परमेय संख्या बनाने की जो क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? परमेयकरण कौन बोलते हैं? उसे रेशनलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि 1/5 दिया गया, इसको परमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर से √5 और नीचे से √5 से गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 5 से 5 गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। यही क्या हो गया? आंसर आपका हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? इस जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन बोलते हैं, परमेयकरण बोलते हैं। अगर इस तरह का संख्या रहा है, क्या रहे? इस तरह का संख्या रहा है तो क्या करेंगे? ऊपर 2 - √3 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। और देखते हैं ऊपर क्या आ रहा है। तो 2 - √3 बताइए कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि 1/4 -3 की जगह तो 1 ही हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा सीधे 2 - √3 अब बताइए 1। इसी को नहीं आंसर हो गया, 1 हटाइए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और परमीकरण करने का तरीका क्या है इसको देख लीजिए। तरीका उतना जानना जरूरी नहीं है, हमको बता दीजिए बिना तरीका के, लेकिन इसमें जो लिखे हुए हैं उसको भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा। यदि हर में 2 पद दिया गया, जैसे कि हम आपको यहाँ बताएं, हर में 2 पद दिया गया था, ठीक है। यदि हर में 2 पद दिया गया हो तो हर में उपस्थित चिन्ह का उल्टा चिन्ह लेकर उसी पद में अंश एवं हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा किए कि नहीं किए है ना, चिन्ह को उल्टा करके हम लोग ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं, उसके बाद में उसको हल कर दिया तो हम लोग क्या हो गया? आंसर आ गया, ठीक है। यदि हर में एक ही पद हो, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जिससे हर में एक ही पद था तो हम लोग क्या कहें? उसी को अंश एवं हर में गुना कर दिए हैं तो क्या हो गया? आंसर हम लोग का निकल गया। यदि हर में एक ही पद हो तो केवल हर में ही अपरमेय संख्या, जो अपरमेय संख्या दिया है वो उसी से हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं? हर एवं अंश गुना कर देते हैं और हम लोग का आंसर निकाल लेते हैं। चलिए, और कॉन्जुगेट हम लोग देखते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? जिसको हम हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं। जैसे a + b दिया गया है तो उसका संयुग्मी क्या होता है? a - b होता है। और यदि a - b दिया गया तो उसका संयुग्मी a + b होता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों के विपरीत होता है, क्यों होता है? देखिए, जब दोनों गुणा कीजिए तो 1 हो जाता है, इसलिए संयुग्मी होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपको x + i/y, चलिए इसको क्वेश्चन आने देते हैं, बताते हैं। हाँ, √3 2 + √3 दिया गया है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट आपको अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 - √3 हो जाएगा। और 2 - √3 दिया गया है तो इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 + √3 होगा। चिन्ह बदल जा रहा है कि नहीं? इसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, कर्णी किसे कहते हैं? कर्णी, यदि a एक धन पूर्णांक संख्या हो तो a का nवां मूल क्या होता है? nth रूट ऑफ a होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्णी बोलते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ a = b, तो हम लिख सकते हैं कि b के पावर n = a, जहां पर क्या होना चाहिए? b हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए a से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि अगर 3 क्यूब रूट ऑफ 27 दिया गया है तो उसका मान 3 होता है, लेकिन हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 के रूट क्यूब यहाँ से पावर है जो यहाँ चलाया और बराबर 27 लिख सकते हैं। यहाँ ए का मान क्या होगा? लेस देन ही हो रहा है, ये है बी है, तो हमेशा क्या होगा? ये वाला बार है, हो रहा है, ठीक है। चलिए इसमें बताते हैं कि आपको एन क्या है, क्या है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग लिख लिए, पूरे लिख कर रहा है। देखिए जो है यहाँ पर है आपको कर्णी की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए मिस्त्री बनाता है, देखें इस तरह का कर्णी रख ले रहता है। उसे कर्णी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कर्णी का आकार का होता है, इसलिए उसको कर्णी बोलते हैं। तो यहाँ जो ये वाला दिखाई दे रहा है चिन्ह, इसी में लोग क्या कहते हैं? कर्णी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो कर्णीगत कहते हैं। जिसका कर्णी निकाल रहे हैं उसे कर्णीगत कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कर्णी के घात कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। उसके बाद में घातांक कहते हैं किसे। देखिए घातांक क्या होता है? मान लेते हैं m संख्या है, जितना पावर रहेगा उतना ही बार संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होगा, उतना ही बार। जैसे कि x के पावर m दिया हुआ है, यानी इस संख्या को x गुना कितना बार करना है? m बार करना होगा, तब जाके संख्या आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ देखिए 2 के पावर 5 है, यानी 2 को 5 बार गुना करना होगा, तब जाकर हमको क्या होगा? ये आंसर आने वाला है। यानी उसमें x के पावर m दिया गया तो m क्या होगा? इसमें घात होगा, पावर होगा, आधार x क्या है? इसमें आधार है, इसी को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
देख लीजिए, किसी भी संख्या का पावर अगर x होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर 0 दिया गया तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। 5 के पावर 0 दिया है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। अगर आपको दिया गया कि x की पावर a i इंटू एक्स की पावर b बराबर क्या होता है x प्लस x की पावर a प्लस b होता है। कैसे? देखिए 2 के पावर आपको अगर दिया गया है 3 गुणे और 2 के पावर ही आपको दिया गया है 5, तो आप लिख सकते हैं कि ना 2 के पावर 3 प्लस 5 यानी 2 के पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अगर वही आपको दिया गया x की पावर a भागा x की पावर b तो कितना हो जाएगा x की पावर a माइनस b होगा। कैसे? देखिए इसी को हम लोग बनाते हैं। 2 के पावर हम लोग 5 दिया गया है, भागा दिया गया है कि 2 के पावर कितना हो जाए 3 हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना हो जाए 5 माइनस 3 यानी 2 के पावर 2 होगा। आसानी हो गया हल निकालने में। 2 के पावर 2 गुने 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए x के पावर a b दिया गया है यानी x के पावर यानी 2 के पावर हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ वो दिया गया है क्या है 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 हो जाएगा यानी 2 के पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है। इसको देखिए x के पावर निगेटिव रहता है तो क्या हो जाता है बटा में चला जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। जैसे कि x के पावर माइनस a बराबर कितना होता है 1 बटा x के पावर a हो जाता है। कैसे? देखिए यहाँ एग्जाम्पल इसको देख लीजिए। अगर x के पावर अगर -5 दिया गया है तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 बटा x के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि 2 के पावर अगर -5 दिया गया है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं 2 के पावर 5 या इसी को लिख सकते हैं 1 बटा 32। बोलिए आंसर आया कि नहीं आपका? आ गया। चलिए अब इसको हम देखते हैं। अगर p के पावर a दिया गया है और q के पावर a दिया गया है तो हम सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं कि p बटा q के पावर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ऊपर आपको 10 दिया गया है और 10 के पावर क्या दिया गया है 3 दिया गया और नीचे आपको दिया गया है कितना 2 दिया गया है और इसका पावर चाहे 2 या 5 कुछ भी दिया गया है 5 ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। छोड़िए इसको 3 ही ले लेते हैं, 2 के पावर 3 ही लेते हैं, 5 नहीं लेते हैं, चाहे काटे से 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है सिर्फ आपको। तो हम इसको 10 बटा 2 के पावर भी तो हम 3 लिख सकते हैं या इसको 5 के पावर भी तो 3 लिख सकते हैं और 125 लिख देंगे। हल करने के लिए कितना आसान हो गया बताइए तो। इसलिए सब फॉर्मूला का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है। चलिए वाला देखिए फॉर्मूला। यदि p बाई क्यू के पावर माइनस में a दिया गया है तो हम लोग की उसको चिन्ह पर बैठ करते हैं उलट जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 2 बटा 3 का पावर 5 दिया गया -5 दिया गया। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकेंगे क्या 3 बटा 2 से पावर क्या 5 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है। इसमें देखिए कितना आ जा रहा है x के पावर दोनों का जब सेम हो और अलग अलग संख्या बेस क्या हो अलग अलग हो। जैसे कि x के पावर a दिया गया इंटू y के पावर a दिया गया तो हम क्या करते हैं बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम लिख देते हैं। जैसे कि आपको दिया गया 2 के पावर 5 दिया गया है और आपको 5 के पावर भी 5 दिया गया है, तो इस स्थिति में लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 के पावर 5 लिख सकते हैं यानी 10 के पावर 5 लिख देंगे तो 10 के 5 को 0 क्या हो चढ़ जाएगा। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आपको nth रूट ऑफ a दिया है उसके बाद क्या होता है जो भी पावर रूट में रहता है उसको 1 बटा n लिख देते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं इसको आपको दिया है 3 दिया है यहाँ 27 दिया है। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 27 के पावर 1 बटा 3 या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3 गुने 1 बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा आपको 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपको दिया गया है क्या दिया गया है a के पावर b दिया गया है। आपको क्या दिया गया है a के पावर b दिया गया है और उसका nth रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए तो क्या हो जाएगा a के पावर b बाई n हो जाएगा। कैसे एक से को मानते हैं 5 संख्या दिया गया है, 5 संख्या दिया गया है उसका पावर आपको 2 दिया गया है। क्या दिया गया 2 दिया गया है, इसका रूट में आपको दिया गया है 4 दे दिया गया है। तो आपका इसका मान जब निकालना होगा तो कैसे लिखिएगा 5 के पावर 2 बटा 4 यानी इसका मान हो जाएगा 5 बटा 5 के पावर 1 बटा 2 यानी √105 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ रहे हैं ना। और इसको अगर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 27 के पावर 3 का कितना हो जाएगा 6 रूट निकालिए कितना हो जाएगा 9th रूट निकालिए कितना हो जाएगा बोलिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे लिखेंगे हम लोग 27 के पावर 3 बटा 9। ठीक। यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको 27 के पावर 1 बटा 3 या इसी को बोल सकते हैं क्यू रूट इतना निकालेंगे 3 इसका मान निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको विस्तार से पूरा टोटल समझाइए। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस सबको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। देखिए इस सब का भी बहुत उपयोग आने वाला है, आपको याद कर लीजिएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन बनाइएगा जब सब इंडाइसेस का तो इस सब का उपयोग आने वाला है आपको। ठीक है। देखिए
रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर कितना होता है? तो ए प्लस बी इंटू 2ab रूट इतना होता है। इस सबको उपयोग कहाँ करने वाले हैं बताइए? जब आपको दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि रूट 3 दिया हुआ है और प्लस रूट 2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो कैसे लिखिएगा? 3 2 5 और प्लस 2 रूट 6, कितना आया ना? बोलिए। तो आपको कहेगा क्वेश्चन में कि 5 प्लस 2 रूट 6 आपको दिया गया है, इसका क्यूब रूट निकालिए, तो क्या हो जाएगा? तो आप इसी तरह ना तोड़िएगा, ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी मान के तोड़िएगा और इसको 2 रूट ए बी करके तोड़िएगा। बोलिए, तब ना देखिएगा कि हाँ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस तरह अगर मैच होता है तो लिखिएगा रूट 3 प्लस रूट 2। समझ आया? बोलिए, इसलिए इसको बताया है, समझे? तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू 2 रूट ए बी होता है। वही रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर करना होगा तो ए प्लस बी और रूट 2ab। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको दिया गया है, इसको बताते हैं, इसको समझाते हैं दूसरा का वाला का। चलिए इसको समझिए। अगर मान लेते हैं कि आपको रूट 3 और रूट 2 है, ठीक है, आपको दिया गया है अंडर रूट 5 माइनस 2 रूट 6, इसका आपको मान निकालना है। तो इसी फॉर्मूला से निकालिएगा। आप कैसे निकालिए बताइए? तो अब देखिए कि ए प्लस बी का मान इतना 5 है, इंटू बी का मान 6 दिया गया है, यानी 3 2 हो सकता है, तो रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 2, इसका आंसर निकाल दीजिए फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला जानते रहिएगा तब ना बनाइएगा खाली। बोलिए बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको तीसरा का फॉर्मूला समझाते हैं। चलिए तीसरे का फॉर्मूला देखिए, दिया गया है आपको रूट अंडर ए और रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बराबर क्या होगा? ए माइनस बी होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है रूट 5 दिया गया है और माइनस में रूट अंडर प्लस में रूट अंडर 3 दिया गया है इंटू रूट अंडर 5 दिया गया है और माइनस में रूट अंडर 3 दिया गया है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? सिंपल 2 हो जाएगा। जब फॉर्मूला जानते रहिएगा तब ना। ए का स्क्वायर कर दीजिएगा 5, बी का स्क्वायर कर दीजिएगा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, समझे? ए इंटू बी डायरेक्टली लगा दीजिएगा। अब ये फॉर्मूला देखिए, रूट अंडर ए का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे रूट अंडर 4 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका कोनों का निकाल लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो रूट अंडर निकालेंगे तो 2 हो गया, 2 का 2 जगह तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही संख्या ना आया, जो अंदर में था वही ना आया, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं इतना बराबर इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखिए। यदि ए दिया गया हो, क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ हो ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी दिया गया है, तो सीधे क्या होगा? ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ये बी हो जाएगा। इतना आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अंडर रूट ए भी दिया गया है तो इसको तोड़ देते हैं अलग अलग। ठीक है, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी लिख सकते हैं। क्यों? समझिए, यहाँ पर इसको समझिए। अंडर रूट अगर आपको 36 दिया गया हो, 36 दिया हुआ तो रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर हम लोग 4 लिख देंगे और 3 गुना 2 लिख देंगे। बोलिए, 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी चाहे तो हम लिख सकते हैं कि इसे 6 का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट 6 होगा। ठीक है, 36, लेकिन इसी तरह से तोड़ कहीं बना रहे हैं हम लोग। बोलिए, अब इसको देखिए लास्ट वाला है, जिसको अंडर रूट अगर ए बाई बी है तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है 10 ऊपर दिया गया है और 2 नीचे दिया गया। ठीक है, और अलग अलग हमको सेपरेट करना, तो इसको लिख सकते हैं 10 बटा रूट अंडर 10 और 2 बटा रूट, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और स्लाइड खत्म भी हो गया ना। तो चलिए इतना ही पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इतना ही पर क्लास हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।